रियल नंबर के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे पहले क्लास में हम रैशनल नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम दो नंबर्स को समझते हैं कि एक हम नंबर्स हमारा होता है प्राइम नंबर्स और दूसरा नंबर होता है हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये आप ऑलरेडी जूनियर लेवल क्लासेस में इसको पढ़ चुके हो, क्या होता है प्राइम नंबर और क्या होता है कंपोजिट नंबर। जस्ट समझने के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। प्राइम नंबर बेसिकली होता है व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स, व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब फैक्टर्स का मतलब आप जानते हो कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मोर देन, फॉर कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। अब फैक्टर्स का मतलब जानते हो कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। सपोज करो जैसे कि हमारे पास 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। मतलब ये जो 10 है, जो गिवन 10 है, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। इसको हम कहते हैं फैक्टर्स। मतलब अगर कोई नंबर को किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 होता है तो उसे हम कहते हैं फैक्टर्स। ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो अलजेब्रा में, रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्म में, फैक्टर थ्योरम के फॉर्म में। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उसका फैक्टर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज है। अब सपोज करते हैं कि एक कोई कंपोजिट नंबर हम कंसीडर करते हैं, कोई कंपोजिट नंबर कंसीडर करते हैं। ओके, सपोज करते हैं एक कंपोजिट नंबर हमने कंसीडर किया 24, एक कंपोजिट नंबर हमने कंसीडर किया 30, एक कंपोजिट नंबर हमने कंसीडर किया 80। छोटे छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये समझने में आसानी होगी। 24 का अगर मैं लिखूं तो 24 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या लिख सकता हूँ, 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 12 आ जाएंगे, फिर 2 से करेंगे दैट इज 6, 2 से फर्दर करेंगे 3, फिर 3 से फर्दर 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 30 का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली अगर 80 का करें, हम 80 का करेंगे, 80 का चेक कर लो करके, 2 से करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से 10, देन 2 से 5। हमें क्या मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, ये जो बेसिकली हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या है 24 का। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे अगर इस चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखो तो जो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स अगर होते तो जैसे होता है 2 3 5 7 11 13, ये सब बेसिकली क्या है प्राइम नंबर्स है। इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स पॉसिबल है, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, इसी को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर को देखो 24 को, तो 24 में क्या दिख रहा है आपको, तो 24 में 2 एंड 3, मतलब 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 30 में देखो 2 3 एंड 5 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 80 में देखो 2 एंड 5, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और जो आपने नंबर कंसीडर किया है 24, अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 कैसा नंबर है तो 24 आपका कंपोजिट नंबर है। 30 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 80 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर थे, चाहे 24 हो, 30 हो, 80 हो, इसको जब हमने एक्सप्रेस किया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो सारे नंबर कैसे आए हैं, प्राइम नंबर आए हैं। सारे नंबर क्या आए हैं, प्राइम नंबर आए। ध्यान से देखो 24 को अगर हमने क्या किया है, इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर लिया है, तो इसमें क्या मिला है, वो सारे नंबर्स कैसे आए हैं, 2 2 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का कॉम्बिनेशन आया है। ये 2 और 3 ये कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। 24 एक कंपोजिट नंबर है, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे 24 ये 2 है और 24 इस 2 से डिविजिबल है, 24 इस 3 से भी डिविजिबल है। तो ये 2 और 3 तो प्राइम नंबर ऑलरेडी है, 2 और 3 प्राइम नंबर ऑलरेडी है, 2 और 3 प्राइम नंबर ऑलरेडी है। साथ साथ में 2 एंड 3 24 का फैक्टर भी है, साथ साथ में 2 एंड 3 24 का फैक्टर भी है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ये प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, प्लस साथ में इसका फैक्टर भी है। तो इसी को कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेसिकली यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इसी को ही कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
और ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, ये बिल्कुल यूनिक होता है और आप किसी भी ऑर्डर में लिखो ये मायने नहीं करता है। सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस चीज को कंसीडर करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order which the prime factorization occurs. ओके, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो हम इस पॉइंट को एक एक करके हम आपको समझा सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या है ये, क्या है और इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो कोई भी नंबर आप चूज कर लेते हैं, जैसे कि मैं चूज कर लेता हूं आपका कोई ऐसा नंबर जिसको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा आसान है, 420 का अगर मैं कहूं कि इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिखोगे, 420 तो इसको 2 से आप करोगे, 2 से कितना हो जाएगा, 210 देन 2 से अगेन करेंगे कितना हो जाएगा, 105 देन 3 से 35 देन 5 और 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये पहला स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। पहला स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंपल। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन एक यूनिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 420 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में ही लिखना है, उसमें कोई अदर नंबर आपको यूज नहीं करना है, तो क्या आप लिख सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब आपके मन में ये हो रहा है कि सर नहीं, इसको तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। आप ये भी सोच रहे होगे कि सर 420 को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 इंटू 15 इंटू 7। 420 को मैं चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, 20 इंटू 21। 420 को अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, 35 इंटू 12। यस, ये सारे लिख सकते हैं, बट ये यूनिक नहीं, लेकिन ये यूनिक है, ये आपका यूनिक है। आप कहोगे यूनिक कैसे, आप अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको आप लिख नहीं, दोबारा किसी भी फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे अगर आप 4 को कंसीडर करो, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 15 भी एक कंपोजिट नंबर है, 20 कंपोजिट नंबर है, 21 भी कंपोजिट नंबर है, 35 भी कंपोजिट नंबर है, 12 भी कंपोजिट नंबर है। अगर आप 420 को आप कंपोजिट फॉर्म में लिखना चाहते हो, कंपोजिट मल्टीपल ऑफ कंपोजिट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो वो एक फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। 20 इंटू 21 भी पॉसिबल है, 35 इंटू 12 भी पॉसिबल है, और 4 इंटू 5 10 इंटू 7 भी पॉसिबल है। ये फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है, दिस इज नॉट ए यूनिक फैक्टराइजेशन। बट 420 को अगर आपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है, दैट इज टोटली यूनिक। ये आपका बेसिकली पूरी तरीके से यूनिक है। ओके, सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इतना तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब ये ऑर्डर इसमें कोई मायने नहीं रखता। अगर आप मैंने ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 डज नॉट मीन, अभी भी वही नंबर है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको किसी अदर तरीके से लिखूं तो अदर तरीके से भी लिख सकते हो, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये जो ऑर्डर इसका कोई मायने नहीं रखता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। So every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Okay, मतलब यहाँ तक आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ चुका। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बाद इसमें कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, इस एप्लीकेशंस को हमें समझना होता है। ये एप्लीकेशन बेसिकली टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर बेस्ड होता है, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा हमारा होगा एक और एप्लीकेशन पार्ट, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हम कुछ एप्लीकेशन वाले पार्ट को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा कि हाउ विल यू फाइंड एलसीएम एचसीएफ, हाउ विल यू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ using prime factorization method, using prime factorization method। आइए हम इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं, सबसे छोटा सा नंबर हम कंसीडर करते हैं, दैट इज 12 एंड 15। इसका हमें एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 into 2 into 3 और 15 को भी लिख लेंगे 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5। हमने दोनों का 12 और 15 का प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। अब हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जो एलसीएम होता है, एलसीएम का मतलब आप जानते हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल का मतलब जानते हो कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसके मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में। जैसे मैं 2 का मल्टीपल बोलूं तो मतलब इनडायरेक्टली 2 का टेबल आप पढ़ लो, या 3 का मल्टीपल बोलते 3 का टेबल, 2 2 4 2 3 6, इस तरीके से आप मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट भी होना चाहिए, साथ में कॉमन भी होना चाहिए, और वो उनका फैक्टर भी होना चाहिए। दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे। जैसे 12 और 15 का, इसका अगर हम एचसीएफ बताना, तो एचसीएफ के लिए क्या कहा हमने, एचसीएफ के लिए हमने क्या कहा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों में। तो इन दोनों में सबसे कॉमन कौन सा है, तो 3 ही कॉमन है, और 3 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। और दूसरा अगर एलसीएम बताना हो, तो एलसीएम के फॉर्म में क्या बताना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है इस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में, इस चीज को आप ध्यान से देखो। जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लो। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 दोनों में है, तो सबसे पहले हम 3 को लिख लेंगे 3। उसके बाद जो भी नंबर्स है वो कॉमन नहीं, उसको एज इट इज आप लिख दो। तो 2 into 2 लिख देंगे और 5, राइट। तो यहाँ से कितना मिल गया आपको, 2 2 जा 4 20 60। एचसीएफ 3 और एलसीएम 60 हो गया, सिंपल है। अब हम एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर एलसीएम और एचसीएफ के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करें, तो हम दो नंबर हम कंसीडर करते हैं, लेट द टू नंबर्स आर 15 and 12। यही दो नंबर हमने 15 and 12 लिया है, और इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हमें क्या मिला, 3 और 60 मिला है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ का हमने प्रोडक्ट लिया, तो कितना मिला हमें, दैट इज 60 इंटू 3, दैट इज 180। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, गिवन टू नंबर्स, that is 15 into 12 which gives you 180। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिला, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो अगर हम किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो गिवन ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम into HCF of two numbers। यहां से हम इस चीज को हम बहुत आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो एलसीएम और एचसीएफ, ये मैंने आपको बताया, और इन दोनों में क्या रिलेशन है ये मैंने आपको बताया। एक थोड़ा सा मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरफ लेके चलता हूँ कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो तो कैसे कर सकते हो आप। तो एलसीएम और एचसीएफ में अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसको कैसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। जो यहाँ पे लोएस्ट लिखा हुआ है, लोएस्ट के सिनोनिम्स कितने वर्ड होंगे, लोएस्ट के सिनोनिम्स आपको वर्ड देख लो, क्या क्या हो सकता है लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, एक्सेट्रा। अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में अगर इस तरीके का वर्ड यूज किया होगा, स्मॉलेस्ट हो, मिनिमम हो, तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम।
अगर एचसीएफ वाले फॉर्म में, तो एचसीएफ का सिनोनिम्स आप क्या होगा, हाईएस्ट का सिनोनिम्स क्या होगा आपका, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, बहुत सारे हो सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ग्रेटेस्ट एक्सेट्रा। तो आप इसका यूज कर सकते हो। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, तो लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट। इसके ये जो हमने डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन में कुछ एक दो पॉइंट्स को हम और डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से इसको समझ भी सकते हो, सिंपल तरीके से समझते हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स जो एलसीएम और एचसीएफ को कोरिलेट करते हैं। आप कोई भी दो नंबर आप चूज कर लो, ठीक है, 2-3 का एलसीएम मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। कोई भी 2 नंबर हम चूज करते हैं, जैसे कि हम मान ले लेते हैं एक 10 ले लिया हमने और एक हमने 15 ले लिया। तो इसका मैं अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स लेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स 2 into 5 और इसका कितना होगा 10 का, 15 का 3 into 5। तो इससे आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि सर इसका एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। उसी तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं हम, 24 और 18। इसका अगर देखो तो 24 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 3। 18 का क्या होगा, 18 का 3 into 3 into 2। इसका मैं कहूँ कि इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ क्या लेना है, कॉमन, तो 3, हाईएस्ट कॉमन क्या है 3, 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, कॉमन देख लो यहाँ पे 3 कॉमन है और साथ में 2 भी कॉमन है, करेक्ट। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, 3 into 6। एचसीएफ कितना हो गया इसका 6। उसी तरह एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिख ही लो, तो सबसे पहले 3 और 3, एक कॉमन है तो एक 3 और 3 लिख लेंगे। उसके बाद एक 2 कॉमन है तो वो भी लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 और ये 3 हमने लिख लिया, एक 2 हमने लिख लिया। उसके बाद क्या बच गया, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3, कितना हो गया इसका एचसीएफ, 3 3 9 और 9 8 72, 72। इन दो चीजों का आप ध्यान से देखो, इन दो चीजों का आप ध्यान से देखो, तो 10 और 15 है, तो 10 और 15 का जब भी आपने एचसीएफ लिया है, एचसीएफ वो हमेशा जो गिवन नंबर है उनसे छोटा है। देखो 10 और 15 में जब एचसीएफ लिया 5 आया है आपका, और 5 क्या है, 15 और 10 से छोटा है। तो जब भी आप एचसीएफ कैलकुलेट करो, जब भी आप एचसीएफ कैलकुलेट करो, तो एचसीएफ जो होगा हमेशा जो गिवन नंबर होगा, उस गिवन नंबर में जो छोटा नंबर होगा या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। और एलसीएम जो होगा, जो दो गिवन नंबर होगा, उन दो गिवन नंबर से जो बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, 10 और 15 का एलसीएम लिया, कितना मिला है 30, राइट। 10 और 15 दोनों से बड़ा है ये। तो जब एलसीएम किसी भी नंबर का हम फाइंड आउट करते हैं, तो एलसीएम के केस में जो भी गिवन नंबर होता है उसमें से जो बड़ा नंबर है या तो बड़े नंबर के इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। एलसीएम कभी भी आपका गिवन नंबर से छोटा नहीं होता है और एचसीएफ आपका कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता है। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। एचसीएफ के केस में जो छोटा नंबर होगा वो छोटे नंबर के इक्वल होगा या छोटे नंबर से छोटा होगा, या एलसीएम के केस में दो गिवन नंबर है उसमें से जो बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 10 और 15 है, तो या तो 10 और 15 में एचसीएफ जो होगा वो 10 के इक्वल हो सकता है, 10 के एचसीएफ 10 के इक्वल हो सकता है, 10 से छोटा हो सकता है, और एलसीएम जो है बेसिकली 15 के इक्वल हो सकता है या 15 से बड़ा हो सकता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एक पॉइंट आपका ये हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ में कई बार एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो आपसे कह देगा कि कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है ए और बी, सपोज एनी टू नंबर्स एनी टू नंबर्स ए एंड बी, कोई भी एक दो नंबर चूज कर लिया और उन्होंने कहा इसका एलसीएम 12 है और इसका एचसीएफ 25। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? कोई भी दो नंबर आपको दे दे और दो नंबर देने के बाद कहे कि इसका एलसीएम 12 है और इसका एचसीएफ 25 है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये करेक्ट है या नहीं है? ठीक है, पहली बात तो लिखा गलत है, एचसीएफ 25 दे दिया है और एलसीएम 12 दिया है। एलसीएम कभी भी छोटा नहीं होगा एचसीएफ से, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा एलसीएम के कंपैरिजन में। तो पहला तो ये गलती है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरे केस में इसको अगर हम रिवर्स कर दें,
कह देते कि एलसीएम 25 है और एचसीएफ 12 है। अब एक केस हमारा ये हो गया, एक केस हमारा ये हो गया। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? क्या ये ए और बी कोई ऐसे दो नंबर पॉसिबल है जिनका एलसीएम 12 हो जाए, एचसीएफ 25 हो जाए? क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं? नहीं, नो, ऐसे कोई दो नंबर पॉसिबल नहीं। आपका आंसर होगा नहीं। तो नो होगा तो इसको पता कैसे करेंगे कि ये नो होगा या यस होगा? क्वेश्चन यही आता है, कैसे पता चलेगा कि ये नो होगा या यस होगा? पता करने का सिंपल तरीका है, आप जो दो एग्जाम्पल ऊपर लिखे उन्हीं को ध्यान से लिखिए। दो एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिखे उन्हीं को हम ध्यान से देखते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखो, एचसीएफ यहाँ पे 5 निकाला है, एलसीएम 30 निकाला है, एचसीएफ यहाँ पे 6 निकाला है, एलसीएम 72 निकाला है। देखो, जहां भी एलसीएम है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ करो। एलसीएम अपॉन एचसीएफ करोगे तो देखो कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है ना? कहीं भी अगर आपको ये पता ना हो कि ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है और इससे रिलेटेड कोई दो नंबर ऐसे पॉसिबल है, तो कुछ चेक नहीं करना है। आपको क्या चेक करना है? आपको बस ये चेक करना है, क्या वो दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब क्या एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर है ना? एलसीएम और एचसीएफ में जो एचसीएफ है, क्या वो एलसीएम का फैक्टर है या नहीं है? ये इसी को देखना है आपको। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब एचसीएफ इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, राइट? अगर ये इसका फैक्टर नहीं है, इज नॉट, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब क्या होना चाहिए? एचसीएफ, एचसीएफ इज ऑलवेज, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। अगर इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो गिवन नंबर्स क्या हो सकता है, उसके नंबर्स ए एंड बी के एलसीएम दिस पॉसिबल हो सकता है, 12 और 25 हो सकता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, अगर आपको कोई भी दो नंबर दे दिया जाए और दो नंबर से रिलेटेड उससे कह रहा है कि इसका एलसीएम ये है, इसका एचसीएफ ये है, कि क्या बताओ क्या ये एलसीएम और एचसीएफ करेक्ट है, क्या ये पॉसिबल है किसी भी दो नंबर का एलसीएम? तो कुछ नहीं चेक करना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा फैक्टर होता है किसका? एलसीएम का। अगर एलसीएम का फैक्टर है मतलब एचसीएफ से एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर पॉसिबल है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका बेसिकली टोटली बेस्ड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई है। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, the largest number which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively is, क्या होगा? ऑप्शन 1 A 13, B 65, C 875 and D 1750। सबसे पहले ध्यान से देखो, उन्होंने कहा है कि एक लार्जेस्ट नंबर ऐसा ढूंढना है जो 70 which divide 70 and 125, जो 70 और 125 को डिवाइड करता हो, इनमें से कौन सा नंबर पॉसिबल है? 70 और 125 को डिवाइड करता हो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो आंसर होगा वो सी और डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है। ओके, तो लार्जेस्ट लिखा हो इसका मतलब क्या लेना है हमें? लार्जेस्ट नंबर लिखा हो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे किसका? 70 और 125 का? नहीं, एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे, लिखा हुआ लिविंग रिमाइंडर्स, राइट? एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे, तो 70 में से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? दैट इज 65, और 125 में से आप माइनस करोगे 8, दैट इज 117। अब ये जो दो नंबर आ गए 65 एंड 117, इनका हम एचसीएफ लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 117 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में? 3 इंटू 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 13 प्रेजेंट है तो 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, दैट इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 बोथ को कंसीडर करना है आपको। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा? लीस्ट नंबर। जो लीस्ट नंबर होता है मतलब बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है आपको? एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर इसका आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा इसका आंसर? उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। तो 1 और 10 ये भी लेना है, और साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सारे नंबर्स को कंसीडर करना है। तो 1 को अगर हम लिखते हैं तो 1 का क्या लिख सकते हैं? 1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 ही लिख देंगे। 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 ही लिखा जाएगा। 4 को क्या लिखेंगे? 4, 2 इंटू 2।
5 को क्या लिख सकते हैं, 5 1 इंटू 5। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 7। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5, 2 इंटू 5। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम ध्यान से देखो। एलसीएम के केसेस में क्या करना होता है आपको, एलसीएम के केसेस में क्या करना होता है आपको, इसको सबसे पहले ध्यान दो। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 3 4। इस केसेस में अब कॉमन देखो, सबसे हाईएस्ट देखो, यहाँ पे भी 2 अवेलेबल है, 2 इसमें नहीं है। हाईएस्ट कितना, 2 अवेलेबल है, 2 रेज टू द पावर 3 अवेलेबल है। तो क्या ले लेंगे हम, हाईएस्ट 2 रेज टू द पावर 3 हमने चूज कर लिया। 2 रेज टू द पावर 3 हमने हाईएस्ट चूज कर दिया। साथ में 1 भी चूज कर सकते हो, 1 भी लिख लो। 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। उसके बाद 3 अगर देखो तो 3 यहाँ पे 9 में अवेलेबल है, 3 2 टाइम्स अवेलेबल है। तो एक ये नंबर चूज कर सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2। उसके बाद आपने 4 का भी 4 भी ले लिया है, 3 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, एक 5 रह गया। तो 5 के केस में क्या ले सकते हैं हम, 7 रह गया। तो 5 और 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 7। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने क्या बोला था आपको, जब भी एलसीएम आप फाइंड आउट करते हो तो एलसीएम के केस में जो भी हाईएस्ट नंबर वाला है उसको पहले लिख लो। तो 2 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम में 2 प्रेजेंट है और 2 की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो सबसे 3 वाला, सबसे 2 वाला हमने सबसे पहले लिख लिया, 2 रेज़ टू द पावर 3। फिर 3 हमने देखा 9 में 3 2 बार आया हुआ है, तो 3 इंटू 3। उसके बाद किसी में भी 2 टाइम्स नहीं है, उसको भी हमने लिख लिया 3 इंटू 3। फिर 5 और 7 नहीं था, तो 5 और 7 को हमने लिख लिया। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 इंटू 6 इंटू 35, 35। तो 35 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 5 8 जा 40, कैरी ओवर 4 और 280। 280 इंटू 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और ये हो गया 48, कैरी ओवर 4। नो आई थिंक कहीं गलत हो गया है, 35 इंटू 8 किया है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अब 8 ये 9 है, सॉरी ये 9 है, 9 है, इंटू 9 करना होगा हमें, 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 कितना हो गया ये आपका, 9 0 9 8 जा 72, 2 कैरी ओवर 7 18 2 5। दैट इज एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो गया 2 5 2 0 2 5 2 0। ये इसका एलसीएम हो गया। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है करने में, बट ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है आपको। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो सकता है, 4। यही दो पॉसिबिलिटीज है। इन दोनों का क्या बताएं, एचसीएफ बताएं। तो एचसीएफ कितना होगा, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हो आप, 1 इंटू 2 लिख सकते हो। दैट इज एचसीएफ इज इक्वल टू 2। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इजी है, पैटर्न इजी है, चीजें इजी है, आप इसको थोड़ा समझ के करोगे तो बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। क्या करना है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया कि किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, आपको चेक करना है। तो क्या करना है आपको, क्या चेक करना है, क्या एचसीएफ जो एलसीएम का फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपली क्या कर देना है आपको, एलसीएम अपॉन एचसीएफ चेक कर लो, एलसीएम अपॉन एचसीएफ चेक कर लो। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ कितना हो जाएगा, 380 अपॉन 18। डिवाइड चेक कर लो, 2 से कैंसिल, 2 9 जा, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 18 90। ओके, अब फर्दर ये डिवाइड होता है या नहीं होता, 190 अपॉन 9। 9 से अगर इसको डिवाइड करके चेक करो, देखो कितना होता है, 9 से डिवाइड होता है 90। 2 से 18 हो गया, 18 फिर 110 1 9, नहीं डिविजिबल नहीं है, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, HCF is not a factor of LCM, so this relation is not possible. So this relation is not possible. This relation is not possible. Okay, so next question में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। The numbers 525 300 3000 both are divisible only by
only by 3, 5, 15, 25, 75. What is the HCF of these two numbers? क्या होंगे इन दोनों का HCF? ये जो 525 and 3000 है, 525 and 3000 are divisible only by लिखा हुआ है, only by मतलब इन्हीं नंबर से divisible है, 3 से भी, 5 से भी, 15 से भी, 25, 75. इनका HCF क्या होगा? HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 3, 15, 15, सॉरी 3, 5, 15 और 25 और 75. सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 75. HCF क्या हो जाएगा इसका? 75. सिंपल. ओके, द नंबर्स ये दोनों आपको गिवन थे और साथ साथ में यहाँ पे लिखा हुआ था कि 3, 5, 15, 25, 75. तो इसका HCF आपको बताना था, तो आपने कर दिया. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आप सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसमें गलतियां कर दो. कहने का मतलब ये है, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से लिखो. यहाँ ओनली बाय लिखा हुआ है, इसलिए ओनली बाय. अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा होता है कि बाय दिस नंबर से डिविजिबल है, तो आपको HCF कैलकुलेट करके चेक करना पड़ता है, कोई अदर फैक्टर चेक करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे फैक्टर मेंशन है कि यही फैक्टर्स हैं, इसलिए इसमें से हमने 75 को चूज किया है. ओके, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हमने 75 क्यों चूज किया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली बाय, मतलब इन दोनों नंबर्स का 525 और 3000 का जो नंबर डिविजिबल है वो सिर्फ 3, 5, 15, 25 और 75 से ही डिविजिबल है. उसके अलावा किसी अदर फैक्टर से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमने ये लिखा है 75. अगर ओके, अगर यहाँ पे ओनली नहीं लिखा होता तो ओनली नहीं लिखा होता तो हमें इसका HCF कैलकुलेट करना पड़ता, अदरवाइज यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है. इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए. अब मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ, उस होमवर्क को आप ट्राई कीजिए. तो ये रहा आपका होमवर्क, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस होमवर्क को आप ट्राई कीजिए. अगर कोई भी डिफिकल्टीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. इन सारे प्रॉब्लम्स की जो होमवर्क मिल रहा है आपको, इनकी एक इंडिविजुअल क्लास में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस और आंसर का मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा. तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं. और आज की क्लास में हमने बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली हैं. कुछ पोर्शन अगर रह गया होगा तो उसको हम फर्दर क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.